हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हमने बहुत सारे एमसीक्यूज को जोड़ा है और इन एमसीक्यूज की हेल्प से हम रिवाइज करेंगे अपनी पिछली करंट अफेयर्स को। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या एमसीक्यूज हमने जोड़े हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 20 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को। तो पहले बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। तो देखते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन क्लाइंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट 16 टाइम, यानी 16 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति हैं कैंटोन कूल। तो कैंटोन कूल यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर हम बात करें बाकी के तीन ऑप्शन की, जिसमें गिलबर्ट हंगबो हैं, जीन स्टोलनबर्ग हैं और हैसासी तेकेयूची हैं, तो ये भी हाल फिलहाल में न्यूज में रहे थे। तो देख लेते हैं कौन किस पद पर है और क्यों न्यूज में रहे थे। जो गिलबर्ट हंगबो हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट हंगबो हैं। ऐसे ही जीन स्टोलनबर्ग के बारे में बात करें तो ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सेक्रेटरी जनरल जिन्स स्टोलनबर्ग हैं। ऐसे ही हैसासी तेकेयूची की बात करें तो ये बने हैं एमडी और सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? हैसासी तेकेयूची को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन नेम्ड एज न्यू सीईओ ऑफ रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड के नए सीईओ किन्हें बनाया गया है? तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी गोविंदराजन। बी गोविंदराजन को रॉयल एनफील्ड के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें बाकी के तीन ऑप्शंस की, वेंकट रमनी सुमंत्रन की और आईबीएम चेयरमैन अरविंद कृष्णा की और नंद मूलचंदानी की, ये भी हाल फिलहाल में न्यूज में रहे थे। अगर हम बात करते हैं वेंकट रमनी सुमंत्रन की, तो ये क्या है? ये इंटर ग्लोब एविएशन के चेयरमैन हैं। और ऐसे ही आईबीएम के जो चेयरमैन है अरविंद कृष्णा, इनको शामिल किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, किसके? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किन्हें शामिल किया गया है? आईबीएम के चेयरमैन अरविंद कृष्णा को। अगर हम बात करें नंद मूलचंदानी की, तो ये क्या है? सीआईए यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पहले चीफ टेक ऑफिसर बने हैं। ठीक है, तो यहां पर इन पर्सनैलिटीज को, फेमस पर्सनैलिटीज को कवर अप करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में ये सब पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ लार्सन एंड टर्बो। एलएनटी के एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है एसएन सुब्रमण्यम। यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा पहले वाला, यानी ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी के जो ऑप्शन है ये भी फेमस पर्सनैलिटी है, एक बार देख लेते हैं कौन क्या है। देखिए, जो कैप्टन राजेश उन्नी जी हैं वो वाइस चेयर हैं मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के। ठीक है, वाइस चेयरमैन किसके हैं? मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के वाइस चेयरमैन है राजेश उन्नी जी। ठीक है, इनका हाल फिलहाल में ही इनकी नियुक्ति हुई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अलकेश कुमार शर्मा की, तो ये हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के जो सेक्रेटरी हैं वो है अलकेश कुमार शर्मा। इनकी भी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है। ऐसे ही हम बात करें पुष्प कुमार जोशी की, तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, इनको कवर अप करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया गया है? तो ये हैं लेडी एलिजाबेथ बोर्न। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगर हम बाकी की बात करें, बाकी ऑप्शंस की बात करें, तो ब्रूस डी ब्रोइज, ये क्या है? एमडी एंड सीईओ हैं फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, ब्रूस डी ब्रोइज। उसी की तरह तकायु सुमुरु, सुमुरु, ये है प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ होंडा कार्स इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, फेमस पर्सनैलिटी हैं तकुया
तकुया सुमुरा। तकुया सुमुरा नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, तकुया समुरा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सजाइल नदजबेत की, ससाइल नद जबेद की, तो ये कैमरूनियन एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। ठीक है, ससाइल नदजबेत ने कैमरूनियन एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज टीम हैज वॉन बैडमिंटन प्रेस्टिजियस उबेर कप इन बैंकॉक थाईलैंड। उबेर कप को किसने जीता है? तो ये बहुत बार न्यूज में आ चुका है, तो इसको जीता है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने क्या है, उबेर कप को जीत लिया है। बाकी अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स वोन बाय इंडिया इन 24th एडिशन ऑफ 2021 समर डीफ ओलंपिक्स आई कैक्सियास 2021, यानी 2021 के कैक्सियास ओलंपिक, जिन्हें समर डीफ ओलंपिक्स कहा गया है, इनके 24वें संस्करण में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? हमारा क्वेश्चन ये है। तो भारत ने 17 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम बात करें कंप्लीट टैली की, तो पहले नंबर पर आए हैं यूक्रेन, और यूक्रेन ने टोटल 138 मेडल जीते हैं, जिसमें से कितने 62 गोल्ड मेडल थे। ऐसे ही सेकंड नंबर पर आए हैं यूएसए, और यूएसए ने टोटल 55 मेडल जीते हैं, जिसमें से 20 गोल्ड हैं। ऐसे ही थर्ड पोजीशन पर रहे हैं ईरान, और ईरान ने 40 मेडल टोटल जीते हैं और 14 इसमें से गोल्ड रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो 9th रैंक पर आए हैं इंडिया। इंडिया की पोजीशन रही है 9th, और इन्होंने भारत ने 17 मेडल टोटल जीते हैं, और जिसमें 8 क्या थे, गोल्ड मेडल थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं या कौन सी रैंक भारत की रही है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली बी गोविंदराजन was appointed as CEO of which company? बी गोविंदराजन को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन सेकंड टाइम आया है, तो ये है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड के नए सीईओ बने हैं कौन? बी गोविंदराजन। अगर हम बात करें हार्ले डेविडसन इंडिया की, होंडा मोटर्स कंपनी की, टाटा मोटर्स की, किया इंडिया की, तो सीईओ कौन कौन से हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं होंडा की, ठीक है, देखिए होंडा की अगर बात करें तो होंडा के जो सीईओ हैं वो है गाकू नकानिशी। नकानिशी क्या है? गाकू नकानिशी होंडा के क्या है, हेड और सीईओ हैं। अगर हम बात करें होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड की, तो तकुया सुमुरा, ये अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं। ये क्या है, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ हैं। अगर हम बात करें हैर्ले डेविडसन इंडिया की, तो इसके हेड कौन है? ये है विक्रम पवाह। विक्रम पवाह क्या है, हार्ले डेविडसन इंडिया के क्या है, हेड हैं। अगर हम टाटा मोटर्स इंडिया की बात करें तो ग्वेंटर बुटसेक, ये क्या है, सीईओ हैं टाटा मोटर्स इंडिया के। टाटा मोटर्स इंडिया के जो सीईओ हैं वो है ग्वेंटर बुटसेक। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which organization has launched national data and analytical platform which aim to improve access and use of public Indian government data? क्या है जो फिलहाल नीति आयोग है, नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जिसका काम रहेगा जो भी डाटा होता है, गवर्नमेंट डाटा होता है, उसको आसानी से एक्सेस किया जाए और उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो ऐसा करने वाले, ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला जो एक आयोग है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने ऐसा किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की, तो ये ऑब्जर्व किया गया, कब ऑब्जर्व किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है 17 मई को। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 17 मई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अमित शाह इनॉग्रेटेड नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी। अमित शाह ने हैदराबाद में, ठीक है, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पास ही, उसी के कैंपस में क्या खोला है, एक नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी को
लॉन्च किया है, एक तरीके से इनॉग्रेट किया है, जो कि हैदराबाद में है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में ऐसी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कितनी हो गई हैं, ठीक है, तो ये हो गई है 7। अगर हम बात करें कि टोटल सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कितनी है, तो 7 है। कहां कहां पर है, तो एक बार देख लेते हैं। ये है हैदराबाद में, अभी जो न्यू इनॉग्रेटेड हुई है, कोलकाता में, चंडीगढ़ में और न्यू दिल्ली में, गुवाहाटी में, भोपाल में और पुणे में। तो 7 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है इंडिया में। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड every year on dash to raise awareness, encourage hypertension prevention, detection and treatment। जो हाइपरटेंशन डे है वो कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन क्या है, एक साइलेंट किलर है जो इंसान को विदाउट गिविंग एनी सिम्टम्स उसको खत्म कर देता है। तो ये जो दिवस है, इस दिवस को मनाया जाता है ताकि लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। तो ये दिन मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। डैश, यानी यहां पर जो क्या है, एक व्यक्ति का नाम पूछा गया है। डैश एंड सितिकांता पटनायक हैव बीन नेम्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई के द्वारा किन दो व्यक्तियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नामित किया है? तो क्वेश्चन ये है कि कौन से वो दो व्यक्ति हैं। एक का नाम है सितिकांत पटनायक, दूसरे व्यक्ति कौन है, तो ये है राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी को क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में शामिल किया गया है आरबीआई के द्वारा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिजाबेथ बोर्न हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये क्वेश्चन भी सेकंड टाइम आया है कि एलिजाबेथ बोर्न ये फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इनको एमेनुअल मैक्रोन ने क्या किया है, अपॉइंट किया है। तो ये क्या है, फ्रांस की नई प्रधानमंत्री है। तो ऑप्शन नंबर ई यहां पर करेक्ट रहेगा। उसके बाद राजस्थान के रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को नोटिफाइड किया गया है एज इंडियाज टाइगर डैश टाइगर रिजर्व। भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है राजस्थान के रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को? तो ये है भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये 52वां क्या है, भारत का टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में 3 और टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो ये हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर में है, सिरस्का टाइगर रिजर्व ये कहां पर है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये कोटा राजस्थान में है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि चौथा जो है वो हाल फिलहाल में ही घोषित हुआ है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कमल बावा, कमल बावा हैज बीन इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस देश के नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में कमल बावा को इलेक्ट किया गया है, शामिल किया गया है? तो ये है यूएसए की जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है, उसमें बाबा जी, कमल बाबा जी को क्या है, शामिल किया गया है। तो ये है जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, यूएसए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एक्टिविस्ट ससाइल नदजबेत रिसेंटली वोन 2022 वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड। ससाइल नदजबेत बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए हाल फिलहाल में 2022 का वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जीता गया है एक एक्टिविस्ट के द्वारा, और ये है ससाइल नदजबेत। ये किस देश से संबंध रखती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपने कैमरून से संबंधित हैं, यानी कैमरून से संबंध रखते हैं, कैमरूनियन एक्टिविस्ट हैं, और इनको क्या है, वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड मिला है 2022 का। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन 79th एडिशन ऑफ द इटालियन ओपन। इटालियन ओपन का 79th एडिशन किसने जीता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो अपना है फर्स्ट। देखिए जो नोवाक जोकोविच हैं, ये क्या है, वर्ल्ड चैंपियन है, और इन्होंने क्या है,
जो 79th एडिशन है इटालियन ओपन का, वो खिताब अपने नाम कर लिया है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सोमाली लेजिस्लेटर हैव इलेक्टेड फॉर्मर लीडर डैश एज द कंट्री नेक्स्ट प्रेसिडेंट, यानी सोमालियन लेजिस्लेचर है, उसने किस लीडर को अपना अगला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो ये हैं अपने हसन शेख मोहम्मद, यानी यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। हसन शेख मोहम्मद को सोमाली का क्या है, नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश, यानी जो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मतलब तारीख क्या होती है, तो वो मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को क्या है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद स्काई ब्रिज 721 वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बीन ओपन्ड इन विच कंट्री, क्या है जो स्काई ब्रिज 721 है वो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, इसे किस देश में खोला गया है, इसे खोला गया है चेक रिपब्लिक में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम का पार्ट बनेगा। उसके बाद हसन शेख मोहम्मद हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, हसन शेख मोहम्मद को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है, ये बनाया गया है सोमाली का। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, सोमाली के नए प्रेसिडेंट बने हैं हसन शेख मोहम्मद। उसके बाद ओडिशा डिफीट्स डैश इन फाइनल ऑफ 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप, जो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, इसमें ओडिशा ने किसको हरा दिया है, इसको हराया है कर्नाटका को। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कर्नाटका। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति, ग्राम उन्नति के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है, तो ये हैं अपने सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, सुनील अरोड़ा, इनको ग्राम उन्नति बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $350 मिलियन टू अस फॉर विच प्रोजेक्ट इन गुजरात। देखिए जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने गुजरात के एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दे दी है। वो क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, $350 मिलियन क्या है हमें प्रोवाइड कराएगा एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट के लिए। तो उस प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया है जो कि गुजरात का एक प्रोजेक्ट रहेगा, तो वो रहेगा श्रेष्ठ जी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, श्रेष्ठ जी के लिए क्या है, गुजरात के एक प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन देने की मंजूरी दे दी है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने 20 मई की फेमस और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो 20 मई की फेमस न्यूज है, पहली न्यूज है द वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे मनाया गया कब, ये मनाया गया अपने 18 मई को। 18 मई को ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एड वैक्सीन डे और HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे 2022 18 मई को मनाया गया। अगर हम बात करते हैं कि इस दिवस की क्या खासियत है, तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज नोन एज HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है और 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके किसके बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स के बारे में जानकारी देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस दिन को किसके द्वारा बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिसीज नियाड के द्वारा, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इस दिवस को लॉन्च किया गया था, बनाया गया था। अगर हम बात करें कि पहला वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया गया, तो पहली बार 18 मई 1998 को इसको ऑब्जर्व किया गया था, जो कि यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। यानी अगर इस दिवस की डिक्लेरेशन पूछी जाए किसके द्वारा की गई थी, तो इस दिवस को घोषित किया गया था यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 1997 में।
1997 में डिक्लेयर हुआ था और पहली बार बनाया गया था 18 मई 1998 में, ठीक है, एक साल बाद बनाया गया था। उसके बाद सेकेंड न्यूज है WCR डेवलप बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत। तो नवदूत के बारे में पूछा जा सकता है कि नवदूत है क्या। ये बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव है, यानी एक रेलवे इंजन है जो कि बैटरी से संचालित होगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल पढ़े तो क्या है, द वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे इन्होंने बनाया है एक बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव जिसका नाम है नवदूत। नवदूत क्या है, एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा बनाया गया बैटरी संचालित एक इंजन है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो ये नवदूत है इसने बेस्ट इनोवेशन अवार्ड फ्रॉम रेलवे बोर्ड जीता है, ठीक है। रेलवे बोर्ड से जो बेस्ट इनोवेशन का जो अवार्ड है वो नवदूत ने ही जीता है, ठीक है। और इसको डेवलप्ड किया है किस डिपार्टमेंट ने, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट न्यू कतनी जंक्शन के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने इसको क्या है, डेवलप किया है, इसको बनाया है। अगर हम बात करें अश्विनी वैष्णव की तो ये एक पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं और गवर्नमेंट इंडिया, यानी ये क्या है, यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, रेल मंत्री हैं और कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मंत्री हैं, कौन, अश्विनी वैष्णव। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, जो पतंजलि है, पतंजलि फूड बिजनेस है, उसको एक्वायर्ड कर लेगा कौन, रुचि सोया फॉर 690 करोड़, यानी 690 करोड़ की संपत्ति के साथ रुचि सोया अब पतंजलि फूड बिजनेस को एक्वायर करने जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो रुचि सोया जो है वो एक एडिबल ऑयल कंपनी है। इन्होंने घोषणा की है कि वो खरीद लेगी पतंजलि आयुर्वेद फूड डिवीजन को, कितने रुपए में, 690 करोड़ रुपए में, ठीक है। अगर हम बात करें कि रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड की, ये अब बदल जाएगी पतंजलि फूड लिमिटेड में, जिसमें घी, हनी, स्पाइसेस, जूस एंड वीट रहेंगे। इसमें टोटल 21 प्रोडक्ट क्या है, रुचि सोया के द्वारा खरीद लिए जाएंगे जो कि पतंजलि के हैं, ठीक है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अश्विनी वैष्णव ओपन्ड NIELIT सेंटर इन ले लद्दाख। लेह लद्दाख में अश्विनी वैष्णव जो कि अपने रेल मिनिस्टर हैं और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने NIELIT सेंटर लेह और लद्दाख में खोला है। तो इसके बारे में अगर डिटेल जाने तो क्या है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड रेलवे अश्विनी वैष्णव जी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो NIELIT की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर लेह। लेह लद्दाख में अश्विनी वैष्णव ने इसको ओपन किया है, इस सेंटर को ओपन किया है, ठीक है। और ये एक्सटेंशन है सेंटर कारगिल और IT अनेबल्ड इनक्यूबेशन सेंटर का, जो कि हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम को सेक्टर को प्रमोट करेगा, ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, ये श्री मनोज सिन्हा यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है और लद्दाख के जो गवर्नर है वो श्री राधा कृष्ण माथुर गवर्नर है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो गवर्नर हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक ऑर्डर पास किया है जिसमें रिलीज किया जाएगा राजीव गांधी के जो मर्डरर हैं या संदिग्ध मर्डरर हैं, उनको क्या है, ये रिहा कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपसे पूछा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो संदिग्ध हैं राजीव गांधी के मर्डर केस में जो संदिग्ध हैं उनका नाम क्या है और किस एक्ट के तहत इनको रिहा किया जाएगा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ पूछे जा सकते हैं, तो यहां पर हम एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, यूज्ड किया है आर्टिकल 142। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है किसके लिए, टू ग्रांट एजी पर परारीवलन, ये थोड़ा सा नाम अजीब है, परारीवलन, एजी परारीवलन को, एक जो कि कन्विक्ट हैं किसके, असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के, एक तरीके से सस्पेक्ट थे, इनको रिहा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है। किसको रिहा करने के लिए, राजीव गांधी के जो हत्याकांड हुआ था
उसके संदिग्ध को रिहा करने के लिए। ठीक है, उनका नाम है एजी परारीवलन। एजी परारीवलन इनके नाम है। अगर हम बात करें तो बेंच कौन से जस्टिस का था? ये जो बेंच था ये लीड किया गया था एल.एन. राव के द्वारा और बी.आर. गवई के द्वारा बी.आर. गवई के द्वारा और एल.एन. राव के द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस हैं, इनके द्वारा इस बेंच को लीड किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो परारीवलन ने लगभग 29 साल क्या है, जो कि 32 सॉरी स्पेंट 19 ऑफ हिज 22 ईयर्स इन प्रिजनमेंट। यानी अगर टोटल बात करें तो 32 साल की उम्र इन्होंने 32 साल इन्होंने प्रिजनमेंट में गुजारे हैं। अगर 32 साल प्रिजनमेंट में हो गए, सजा के हकदारी हो गए, 32 साल सजा में बीत गए, तो उसमें से 29 साल ये जेल में रहे। ठीक है, हो सकता है 3 साल ये बाहर रहे हो, एक इनको बेल पर रखा गया हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें राजीव गांधी, इनका जो मर्डर हुआ था वो एक सुसाइड एक्सप्लोजन के द्वारा हुआ था, एक रैली में हुआ था, और ये रैली कहां पर थी? श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुई थी। श्री पेरुम्बदूर में तमिलनाडु में क्या है, एक रैली के दौरान इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1991 में, 21 मई 1991 में ऐसा हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेम्ड एक्स आरबीआई डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा एज चेयरमैन। जो बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर को क्या है, चेयरमैन बनाया है। यहां इसके बारे में और न्यूज क्या है देखते हैं। जो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, ध्यान रखेंगे बीएसई की फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। इन्होंने अनाउंस किया है क्या? एक अपॉइंटमेंट को, और अपॉइंटमेंट किसकी है? एस मुंद्रा जी की है, जो कि पहले ही डिप्टी चेयरमैन आरबीआई के रह चुके हैं, और इन्होंने क्या बनाया? इनको चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी बीएसई के नए चेयरमैन एस मुंद्रा जी बनेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो मुंद्रा जी रिप्लेस करेंगे जस्टिस विक्रमजीत सेन को। विक्रमजीत सेन को क्या है, एस मुंद्रा जी क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। अगर हम बात करें जो विक्रमजीत सेन है वो करंट में क्या है? चेयरमैन है, और इनको अपॉइंट किया गया था पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर एट बीएसई। पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर के रूप में बीएसई में क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इनको नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें बीएसई की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसको स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को, 146 साल पहले। और जो इसके चेयरमैन है, अब जो चेयरमैन है वो बन जाएंगे एस मुंद्रा। एस मुंद्रा इसके क्या है, नए चेयरमैन बन जाएंगे। अगर हम बात करें एमडी और सीईओ की, तो ये हैं आशीष चौहान। आशीष चौहान बीएसई के एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, सेंटर अनाउंसेस फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा केंद्र सरकार ने दे दी है, यानी भारत में एक भारतीय कपास परिषद होगी। ठीक है, अब ये क्यों होगी एक बार पढ़ लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की जो बनाने की घोषणा है वो यूनियन गवर्नमेंट ने कर दी है, और ये किसके एक चेयरमैनशिप रहेंगी इनमें, ये किसके अंडर बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी सुरेश भाई कोटक के, यानी सुरेश भाई कोटक जो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया उसके नए चेयरमैन रहेंगे, उसके पहले चेयरमैन रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो ये अनाउंसमेंट की है, ये की है किसने? चेयरमैन मतलब जो एक मीटिंग में ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी, और वो मीटिंग किसकी थी? स्टेक होल्डर्स की थी कॉटन वैल्यू चेन में। यानी कॉटन वैल्यू चेन्स में एक तरीके से काउंसिल ही है, कॉटन से रिलेटेड, कपास से रिलेटेड एक काउंसिल है, उसको लीड किया था यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। तो पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक जो मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग में ये अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक है, अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो ये है कि यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? ये है पीयूष गोयल जी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये हैं LSG नाउ हैव द हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन आईपीएल हिस्ट्री। LSG ने आईपीएल की हिस्ट्री में
सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप दर्ज की है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी न्यूज की तरफ, देखते हैं डिटेल क्या है। देखो, क्विंटन डी कोक क्विंटन डी कोक और केएल राहुल की जो पार्टनरशिप थी, एक तरीके से मैं बता सकता हूं यहां पर ओपनिंग पार्टनरशिप थी, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, क्विंटन डी कोक ने और केएल राहुल की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, क्या है मतलब पूरे इनिंग्स में, पूरे 200 ओवर्स में मतलब अपने आप को नॉट आउट रखा और उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, यानी विदाउट मतलब नॉट आउट हुए बिना इन्होंने 20 ओवर्स में कंप्लीट मैच में इन्होंने खेला है और उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। अगर हम बात करें क्विंटन डी कॉक की, इन्होंने 140 रन बनाए हैं 70 बॉल्स में, और ऐसे ही केएल राहुल ने बनाए हैं 68 नॉट आउट में, और टोटल जो रन बने हैं वो 210 रन बने थे 20 ओवर्स में। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसा ही रिकॉर्ड पहले जो बनाया था वो जॉनी बेयरस्टोव ने और डेविड वार्नर ने बनाया था। कब ये बनाया था? इंडियन प्रीमियर लीग में ही, और इन्होंने 185 रन बनाकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब 185 से रिकॉर्ड क्या बन गया है? 210 का बन गया है। ठीक है, जो कि क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल की पार्टनरशिप ने बनाया है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो ये 185 रन का जो खिताब बनाया था, रिकॉर्ड बनाया था, ये सनराइजर हैदराबाद ने बनाया था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के अपोजिट में। ठीक है, 2019 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है किसको? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को। रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने। ठीक है, अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल की, तो इन्होंने रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को दे दिया है, और ये बताते हुए दिया कि उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं। मैं बताता हूं, अनिल बैजल जी जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, इनकी जो झड़प है वो केजरीवाल से होती रहती है, इनमें आपस में बहस चलती है, ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। ठीक है, हो सकता है कुछ पर्सनल रीजन भी रहे हों जिनकी वजह से इन्होंने रेजिग्नेशन रामनाथ कोविंद जो कि अपने प्रेसिडेंट है उनको सौंप दिया हो। ठीक है, अगर अगर हम बात करें, इनको अपॉइंट किया गया था नेशनल कैपिटल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिसंबर 2016 में, और इन्होंने क्या है मतलब किनको रिप्लेस किया था? नजीब जंग को रिप्लेस किया था। ठीक है, नजीब जंग को इन्होंने रिप्लेस किया था और इनको 2016 में अपॉइंट किया गया था दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, इसकी चौथी मीटिंग हुई थी। ठीक है, और ये मीटिंग पीयूष गोयल ने क्या की थी? चेयर्ड की थी। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां पर हुई थी मीटिंग, कौन सी मीटिंग हुई थी और इसको चेयर्ड किसने किया? तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। श्री पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, कंज्यूमर अफेयर्स हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी मिनिस्ट्री क्या है श्री पीयूष गोयल के अंडर आती हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आती है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री आती है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आती है, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी क्या है? पीयूष गोयल के अंडर है। ठीक है, इन्होंने नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल एनएसएसी की चौथी मीटिंग जो कि दिल्ली में आयोजित हो रही थी उसको चेयर किया है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की कौन सी मीटिंग कहां पर हुई थी और इसको चेयर किसने किया था? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। द मिनिस्टर टोल्ड द ऑडियंस दैट गवर्नमेंट वुड कंटिन्यू टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। जो स्टार्टअप है, कोई भी स्टार्टअप अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए इकोसिस्टम प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की क्या है? एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट का एक जिम्मेदारी है ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड कराना जिसमें क्या है, जो नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको क्या है जगह मिले, उनको क्या है रन मिले। तो ऐसा क्या है गवर्नमेंट ने क्या है अनाउंस किया है अपनी ऑडियंस को कि वो ऐसा इकोसिस्टम बनाएगा जिसमें आप जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उसको हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारतीय एयरटेल री अपॉइंट्स गोयल विठल एज एमडी एंड सीईओ फॉर द 5 years। जो भारतीय एयरटेल ने रीअपॉइंट किया है गोयल विठल को
गोयल विटल को एमडी और सीईओ की तरह 5 साल के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल बोर्ड की, इन्होंने रीअपॉइंट किया है गोपाल विटल को, गोपाल विटल को क्या है, भारतीय एयरटेल बोर्ड के द्वारा फिर से इलेक्ट किया गया है एमडी और सीईओ के रूप में, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल के फाउंडर कौन है, ये सुनील भारती मित्तल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में भी पूछा जाता है। भारतीय एयरटेल इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 को, 7 जुलाई 1995 को भारतीय एयरटेल की स्थापना हुई थी और इसके जो फाउंडर हैं वो सुनील भारती मित्तल जी हैं। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर प्रीति सिनोय, बेस्ट सेलिंग ऑथर जो रही हैं वो प्रीति सिनोय रही हैं। इनका एक नई नोवेल जो कि जिसका नाम है ए प्लेस कॉल्ड होम, इसकी जो नई नोवेल है, इनकी जो नई नोवेल है अब वो पब्लिश होने जा रही है, ठीक है। तो प्रीति सिनोय की एक नोवेल है ए प्लेस कॉल्ड होम, ये प्रकाशित होने जा रही है। इनके बारे में पढ़ें तो प्रीति सिनोय इज सेट टू पब्लिश करने जा रही है ए प्लेस कॉल्ड होम नोवेल को, ठीक है। और ये क्या है, एक स्टोरी है जो कि कैफे स्टेट में, और ये सकलेशपुर कर्नाटका की है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगनिस्ट के रूप में है, ठीक है, समझ रहे हो। यानी ये एक कहानी है किसकी, एक फीमेल की, ठीक है। और ये नोवेल अभी क्या है, हाल फिलहाल में पब्लिश होने वाली है। द बुक पब्लिश्ड बाय हार्पर कोलिंस पब्लिशर, हार्पर कोलिंस पब्लिशर्स के द्वारा इसको क्या है, प्रकाशित किया जाएगा जून 2022 में, ठीक है। जून 2022 में इसको पब्लिश करने वाली जो पब्लिकेशन है वो है हार्पर कोलिंस पब्लिकेशन, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रीति सिनोय जो हैं, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स को ऑथर्ड किया है, इनमें से द मैजिक माइंडसेट, व्हेन लव कम कॉलिंग, वेक अप लाइफ इज कॉलिंग, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, द रूल ब्रेकर्स, ये बहुत सारी फेमस क्या है नॉवेल्स हैं जो कि प्रीति सिनोय के द्वारा ऑथर्ड की गई हैं। आप इनके बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पेपर में जो ए प्लेस कॉल्ड होम ना पूछकर क्या है द रूल ब्रेकर्स पूछ ली जाए, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट ऐसा नॉवल पूछ ली जाए। तो ये कुछ फेमस नॉवेल्स हैं जो कि लिखी गई हैं प्रीति सिनोय के बारे में, मतलब प्रीति सिनोय के द्वारा, ठीक है। तो आप इनको एक बार नजर में जरूर डालेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अजय पीरामल रिसीव अवार्ड, जो अजय पीरामल हैं, इन्होंने ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखते हैं इनके बारे में क्या न्यूज है। द चेयरमैन ऑफ पीरामल ग्रुप, जो पीरामल ग्रुप के जो चेयरमैन है अजय पीरामल, इन्होंने रिसीव किया है, क्या किया है, रिसीव किया है एन ऑनरेरी कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बाय हर मजेस्टी द क्वीन। देखिए, इन्होंने कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो अवार्ड है, सीबीई अवार्ड है, इनको मिला है अजय पीरामल को, जो कि चेयरमैन है पीरामल ग्रुप के, ठीक है। ही रिसीव्ड द अवार्ड फॉर सर्विस टू यूके इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप। इन्होंने काम कहां पर किया है, यूके इंडिया यानी ब्रिटेन और इंडिया के बीच जो ट्रेड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम किया है। और ये क्या है, इंडिया को चेयर ऑफ यूके इंडिया सीओ फोरम है, ठीक है, ठीक है। ये क्या रहे हैं, इंडिया को चेयर ऑफ यूके इंडिया सीईओ फॉर्म, ठीक है। यहां पर इन्होंने काम किया है और इंडिया के और जो यूके के जो ट्रेड कनेक्शन है, ट्रेड रिलेशनशिप है, उनको मजबूत किया है। इसलिए इनको क्या है, कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें सीबीई अवार्ड की यानी कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की, तो इनको किंग जॉर्ज 5 के द्वारा बनाया गया था, इस अवार्ड को लॉन्च किया गया था और 1917 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो किंग जॉर्ज पंचम है, जॉर्ज पंचम है, इनके द्वारा कौन सा सम्मान बनाया गया था, घोषित हुआ था। तो सीबीई अवार्ड ये किंग जॉर्ज 5 के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड ई बुक फॉर सिविल लिस्ट 2022 ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। देखिए, हर साल क्या है, जितने भी भारत में आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और वो लिस्ट है यूनियन मिनिस्टर ने एज ए ई बुक लॉन्च की है, सिविल लिस्ट जिसको बोलते हैं सिविल लिस्ट 2022। और ये जितेंद्र सिंह ने, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनको लॉन्च किया है, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूज की, तो जितेंद्र सिंह ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन है,
इन्होंने एक रिलीज की है एक ई बुक को जिसका नाम है सिविल लिस्ट 2022 ऑफ आईएएस ऑफिसर। एक बुक लॉन्च की है पीडीएफ फॉर्म में और इस बुक का जो नाम है वो सिविल लिस्ट 2022 है ऑफ आईएएस ऑफिसर है और इनको लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियांस इनके पास है एंड पेंशन इनके पास है, ठीक है। इन्होंने कहां पर इसको लॉन्च किया है, इन्होंने सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग न्यू दिल्ली में इसको नॉर्थ ब्लॉक में क्या है इसको लॉन्च किया है। अगर हम बात करें तो ये 67th एडिशन है सिविल लिस्ट बुक की। जो सिविल लिस्ट बुक है जिसमें बहुत सारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, सभी आईएएस ऑफिसर्स की एक लिस्ट है, ये इसका 67th एडिशन है। अगर हम बात करें पीडीएफ फॉर्म में कौन सा एडिशन है तो ये सेकंड एडिशन है। इससे पहले एक ई बुक और लॉन्च की गई थी इससे पहले साल में, ठीक है। इससे पहले साल में जो ई बुक है सिविल लिस्ट है वो ई बुक की फॉर्म में ही लॉन्च की गई थी, तो ये सेकंड एडिशन है ई बुक का इन पीडीएफ में, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये बुक लिस्ट है जो ये सिविल लिस्ट 2022 है, ये क्यों बनाई गई, तो ये इसलिए बनाई गई ताकि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको आसानी से एक्सेस किया जा सके और सिलेक्ट किया जा सके सपोर्टिंग को। एक तरीके से मतलब मान लो हमें कोई आईएएस ऑफिसर सिलेक्ट करना है कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो हम उस लिस्ट को देख लेंगे और जो उसके लिए परफेक्ट आईएएस ऑफिसर होगा उसको अपॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा क्या है ये लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। S&P cuts India economic growth forecast to 7.34 फॉर द ईयर 2022 टू 2023, यानी 2022 से 23 वर्ष के लिए, 2022 से 23 के लिए जो इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की गई है ना, वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी जीडीपी नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो काउंट की गई है वो 7.3% काउंट की गई है। किसके द्वारा, एसएनपी के द्वारा। एसएनपी ने जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.3 निर्धारित की है, ठीक है। कौन से साल के लिए, 2022 से 2023 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं क्या है। एसएनपी जो ग्लोबल रेटिंग कंपनी है, इन्होंने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन बताई है 7.3%, जो कि पिछले साल कितनी थी, 7.8% थी, ठीक है। 7.8% क्या थी, पिछले साल थी, लेकिन अब जो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो घटकर 7.3 रह गई है, ऐसा कहा है एसएनपी ने, ठीक है, एसएनपी ग्लोबल रेटिंग ने। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने जो भारत की जीडीपी फोरकास्ट की है 2022 से 23 के लिए वो 8% की है और ये पहले कितनी थी, 8.7% थी, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो स्लाइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बैंकर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है, जीडीपी के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आपसे पूछा जाता है कि पहले साल कितनी थी, अब कितनी है, और कौन कौन सी जो कंपनी है, एजेंसी है जो कि इनको क्या करती है, एस्टिमेट करती है, फोरकास्ट करती है, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना, 8% क्या है अपनी जीडीपी बताई है और ये पहले 8.7% थी। ऐसे ही अगर हम बात करें आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इन्होंने जो प्रोजेक्शंस बताए हैं वो 8.2% बताए हैं, जो कि पहले 9% थे, ठीक है। अगर आईएमएफ के अकॉर्डिंग देखा जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो पहले जो प्रोजेक्शंस थे वो 9% थे, लेकिन अब घटकर 8.2% हो गए हैं। अगर ऐसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इंडिया का जो ग्रोथ थी, इंडिया की ग्रोथ थी वो 7.5% रही है, ठीक है। कहने का मतलब है एशियन डेवलपमेंट ने जो प्रोजेक्शंस जारी किए हैं, जो फोरकास्ट जारी किया है, तो वो 7.5% रहेंगे इंडिया की ग्रोथ के रूप में, ठीक है। ऐसे ही आरबीआई ने जो एस्टिमेशन लगाया है लास्ट मंथ, वो है कि जो फोरकास्ट है वो 7.2% रहेगी 7.8% की बजाय, यानी पहले जो ग्रोथ रेट थी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो 7.8% थी, लेकिन अब क्या रहेगी, 7.2% रहेगी अकॉर्डिंग टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है आप इसको एक दो बार जरूर रिवाइज करेंगे, एक दो बार जरूर देखेंगे कि कौन सी एजेंसी ने कितनी ग्रोथ क्या की है, प्रिडिक्ट की है, फोरकास्ट की है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एट प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन, जो प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन है वो दिल्ली में आयोजित हो रहा है, तो इसको
द भारत टैप प्रोजेक्ट गेट अनवील्ड। तो यहां पर क्या है, भारत टैप प्रोजेक्ट को क्या है, अनावरण उसका हुआ है, उसको लॉन्च किया गया है। तो बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि जो भारत टैप प्रोजेक्ट है वो क्या है। जो प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन है उसकी सेरेमनी कहां पर हुई है, कहां पर शुरू हुई है, ये शुरू की है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर श्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने क्या है, प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन को स्टार्ट किया है, इसको लॉन्च किया है, इसको इनॉग्रेट किया है। और जो हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं वो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, इन्होंने अनाउंस किया है भारत टेप प्रोजेक्ट को, जो कि एक कैंपेन है क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस लो कॉस्ट फिक्सचर और सैनिटरी वेयर्स टू हेल्प इंडिया। यानी भारत को मदद करने के लिए सैनिटरी वेयर्स, यानी जो साफ सफाई की चीजें हैं, साफ सफाई के इस्तेमाल में आने वाले प्रोडक्ट हैं, उनको बनाने के लिए, लो कॉस्ट बनाने के लिए क्या है, एक कैंपेन लागू किया गया है, भारत टैप प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको अनाउंस किया है श्री हरदीप सिंह पुरी ने, कहां पर, प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन सेरेमनी में। और ये कहां पर आयोजित की जा रही थी, ये दिल्ली में आयोजित की जा रही थी। अगर हम बात करें प्लम्बेक्स इंडिया की, तो ये एक 3 डे इवेंट है जो कि टेक प्लेस हो रहा है, जो कि प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में। और ये कंट्री का लार्जेस्ट सोलो एग्जीबिशन है प्लम्बिंग, वाटर एंड सैनिटेशन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। यानी प्लम्बिंग के लिए, वाटर के लिए और सैनिटेशन प्रोडक्ट के लिए ये भारत का, देश का सबसे बड़ा एक सोलो एग्जीबिशन है। और इसकी जो शुरुआत है वो हरदीप सिंह पुरी ने की है, ठीक है। अगर हम बात करें एट प्लम्बेक्स इंडिया की, तो यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने सर्व किया निर्मल जल प्रयास को, यानी जल को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा यहाँ पर हुई थी, उस पर भी यहाँ पर बातें हुई थी, ठीक है। उसके बाद नंजा नंजारायन टैंक, ठीक है, नाम ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन कुड बी डिफरेंट, ये हो सकती है कि प्रोनाउंसिएशन अलग हो, ठीक है, लेकिन ये नंजारायन मेरे को नजर आ रही है, नंजारायन टैंक इन तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट, ये तमिलनाडु के तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में नंजारायन टैंक है। इनको 17वीं बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है। तमिलनाडु की 17वीं जो बर्ड सेंचुरी है वो नंजारायन टैंक को घोषित किया गया है, ठीक है। इसके बारे में न्यूज पढ़े तो क्या है, नंजारायन टैंक जो है एक 130 स्पीसीज, बर्ड स्पीसीज का क्या है, एक घर है। और इसलिए इसको जो स्टेट की 17वीं बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के सीएम की, तो ये है एम.के. स्टालिन और यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि हैं, ठीक है। आर.एन. रवि गवर्नर है तमिलनाडु के और एम.के. स्टालिन यहाँ पर क्या है, सीएम है। ऐसे ही अगर बात करें, इसरो प्लान्स टू बिल्ड 2 सैटेलाइट, दिशा दिशा एल एंड एच। दिशा एल एंड एच क्या है, ये इसरो ने प्लान किया है 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। और ये क्या करेगी, अपर एटमॉस्फेयर को क्या करेंगी, स्टडी करेंगी। जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है, एक्सोस्फीयर वगैरह है, वहां पर क्या है, स्टडी करने के लिए इसरो ने प्लान किया है 2 सैटेलाइट्स को, जो कि दिशा एल है और दिशा एच है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान किया है एक पेयर बनाने के लिए आइडेंटिकल सैटेलाइट्स का, दिशा नाम से, जो कि अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगी, ठीक है। और ये नियरली 500 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर रहेंगी। और जो अगर हम बात करें दिशा की, तो दिशा की फुल फॉर्म रहेगी डिस्टर्ब्ड एंड क्वाइट टाइम आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर सिस्टम एट हाई एल्टीट्यूड। यानी एक डिस्टर्ब्ड क्वाइट टाइम आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर सिस्टम को स्टडी करने के लिए एक हाई एल्टीट्यूड पर क्या है, एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो दिशा की फुल फॉर्म है, आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज दिशा सैटेलाइट, तो डिस्टर्ब्ड एंड क्वाइट टाइम आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर सिस्टम एट हाई एल्टीट्यूड इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, जो कि इसरो के द्वारा क्या है, एक तरीके से प्लान की गई है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। और आई होप आपको सभी न्यूज अच्छी लगी हैं, सभी न्यूज समझ में आई है और आपको ये सेशन अच्छा लगता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बने रहिए नेक्स्ट डे की, यानी 21 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए। थैंक यू वेरी मच।